Good morning everyone. My name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, in last video we have learned what are the convention of accounting, what are the fundamentals of accounting, what are the types of accounts, and what are the objective of accounting. And from this video we will begin with what is the accounting process, what are the steps involved in accounting process. ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व है और उसमें क्या होता है. ठीक है, there are 5 steps. ये एक तरह से देखा जाए तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जहां पे रिकॉर्डिंग से लेके एनालाइज तक या फिर कम्युनिकेशन तक सब इन्वॉल्व है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग. ओके, जब भी आप कोई एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म करते हो तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है. ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स. कोई भी एक्टिविटी है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन होगा. और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, तो क्या जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देन रिकॉर्डिंग, एंड फॉर दैट वी यूज जर्नल एंट्रीज. देन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है, अभी वो ट्रांजैक्शन कौन से टाइप का है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन मींस सेग्रीगेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पोस्टिंग देम इन अ फॉर्मेट नोन एज लेजर अकाउंट. ठीक है, क्या वो रियल अकाउंट में फॉल होता है या वो पर्सनल अकाउंट में फॉल होता है या फिर वो नॉमिनल अकाउंट में फॉल होता है. ठीक है, वो कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन है कि इनकम ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ये हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा. और क्लासिफाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इन विच लेजर अकाउंट वी हैव टू पोस्ट दैट एंट्री. ओके, थर्ड पॉइंट समराइजेशन. इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, आप जब भी लेजर पोस्टिंग कर लेते हो तो एट द एंड आपके लेजर में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं और उसी क्लोजिंग बैलेंस को हम समराइज किस में करते हैं, तो कोई ट्रायल बैलेंस में करते हैं. ठीक है, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने से पहले हम बनाते ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस मैच होना बहुत जरूरी है. जब तक आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा आप फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में वो सारे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं जिनके आपने लेजर बनाए हुए हैं. कभी कभी ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक मैच हो जाता है. जैसे कि मैं बताता हूं, रेंट पे किया, देखो हर महीने की पहली तारीख पे आपका रेंट ड्यू होता है लेकिन आप पे करते हो 4 तारीख को. ठीक है, तो ड्यू की एंट्री आएगी तो आपके लेजर में डेबिट साइड वैसे ही रेंट आ जाएगा और क्रेडिट साइड आपको पैसा दिखाना पड़ेगा 4 तारीख को. तो ऑटोमेटिक आपका 1000 रुपए, मतलब फॉर एग्जांपल 1000 रुपए आप पे करते हो तो 1000 का बैलेंस आ गया, तो इसमें कोई आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा. अगर कोई एक्सपेंस पे करने में आपका क्लोजिंग बचता है, दैट मींस दैट एक्सपेंस आर आउटस्टैंडिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है, it includes assessment of financial report and making some meaningful conclusions. ठीक है, तो मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, एडजस्टमेंट देने के बाद आपने पीएनएल अकाउंट बनाया और पीएनएल में से प्रॉफिट लेके आपने बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया. देन अब आप सोचोगे, अब देखोगे, एनालाइज करोगे कि नहीं अब मेरे बिजनेस में क्या कमी है. ठीक है, कमी है तो उसको किस तरह से सुधारा जाएगा. अगर कमी नहीं है तो उसको स्टेबल कैसे रखना है, मतलब आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो उसको आप स्टेबल रखने की कोशिश करोगे. और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उसको ग्रोथ के बारे में सोचोगे, नहीं अब मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है. तो आप कुछ डिसीजन लोगे, आप कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालोगे ताकि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा कर सकोगे. फिफ्थ पॉइंट कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. ठीक है, अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड रहते हैं, तो उन सभी को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में बहुत
इच्छा होती है कि उनको पता तो चले कि नहीं ये हमने बिजनेस में पैसा डाला है या फिर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो क्या वो सही जगह पे किया है या गलत जगह पे किया है। इट इंक्लूड्स शेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड इंटरप्रेट्स रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया है तो आपने वहां पे बैलेंस शीट या पीएनएल सबमिट किया होगा, तो बैंक भी देखेगी क्या ये हर साल बिजनेस कर रही है अच्छे से या नहीं कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये हमको अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हमें सबको पता है क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देन समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड एट द एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। और थोड़ा इसको इलेबोरेट करें तो क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं जहां पे हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं, देन उस जनरल एंट्रीज को डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव अकाउंट में उसको पोस्टिंग करते हैं, देन आफ्टर पोस्टिंग वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस जो कि मैच होना बहुत जरूरी है। और कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो हमें पूरे साल तो पता नहीं चलता, लेकिन जब साल खत्म होता है तब पता चलता है कि हाँ ये बाकी रह गया, तो वो एडजस्टमेंट होते हैं। उस एडजस्टमेंट को हम अप्लाई करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसमें से प्रॉफिट निकालने के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे यानी कि इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे और एट द एंड रिपोर्ट कर देंगे। ओके, तो ये था स्टेप्स of accounting process. Now next, what are the advantages of accounting? भाई अकाउंटिंग करने के फायदे क्या है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं भाई ठीक है हमने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, ये है वो है, लेकिन इसका फायदा क्या, वो भी जरूरी है। सबसे पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सही तो बात है, आप पूरे साल में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो आप पूरा अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते, इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और जब आप सारे ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, देन एट द एंड आप पता कर सकते हो कि मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अकाउंटिंग प्रोवाइड फैक्चुअल यानी कि रियल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइड्स real picture of profit earned or loss incurred over a period and financial position at a particular point of time। सही तो है, मैंने कितना कमाया और मैंने कितना नुकसान किया, ठीक है, मेरे पास असेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो हमें फाइनेंशियल डेटा से ही पता चलेगा और उसके लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता, हेल्प टू मैनेजमेंट। किसको असिस्टेंट की जरूरत है, किसको हेल्प की जरूरत है, तो क्या मैनेजमेंट को जरूरत है। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। ठीक है, जब तक अकाउंटिंग डेटा प्रॉपरली मैनेजमेंट के पास नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएगी, अच्छे यानी कि राइट डिसीजन नहीं ले पाएगी और अपना कंट्रोल अच्छे से नहीं रख पाएगी बिजनेस पे, और ये सब नहीं होगा तो बिजनेस एट द एंड लिक्विडेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग हमें कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। कैसे, कोई बिजनेस है जो 10 साल से चला आ रहा है और सोच रहा है कि हम हर साल अपने अकाउंटिंग डेटा को कंपेयर करेंगे विथ प्रीवियस डेटा, करंट डेटा को प्रीवियस डेटा से मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या ग्रोथ हुआ है और क्या ग्रोथ नहीं हुआ है। बाय कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग अ कंपैरिजन। वही तो मैंने बोला जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अगर हम डे टू डे रेगुलरली हम अकाउंटिंग को यानी कि हम अपने डेटा को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे और डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, it helps in settlement of tax liability. Systematic accounting records help in settlement of various tax liabilities such as income tax, GST, etc. सही तो बात है,
पहले हुआ करता था सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब हुआ करते थे। अब आ गया है जीएसटी। मेरा बिजनेस कितना कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम डे टू डे इनवॉइस मेंटेन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुझे 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, मुझे कितनी क्रेडिट मिली है, ठीक है, ये सब जीएसटी में इंक्लूड होता है। और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। 5th पॉइंट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अगर आप अपने फाइनेंशियल डेटा को अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तभी तो बैंक आपको लोन देगी, अदरवाइज लोन लेने कहां जाओगे। सबसे अगर बिजनेस लोन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल डेटा दिखाने पड़ते हैं, उसी के बाद आपको लोन मिलती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रांट अ लोन टू अ फर्म और कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल, यानी कि इवेल्युएशन, असेसमेंट, मूल्यांकन करना पड़ता है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म और अ कंपनी। सबसे पहले बैंक देखेगी कि आपके पास बैलेंस शीट में किस तरह के एसेट्स और किस तरह की लायबिलिटी है, आपका प्रॉफिट सिनेरियो कैसा है, आपका प्रॉफिट पैटर्न कैसा है, ठीक है। ये सब कुछ इवेल्युएशन करने के बाद बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे कि नहीं, लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट इतना था और आज मेरा प्रॉफिट इतना क्यों है, कम है, लास्ट ईयर से कम है, तो क्यों कम है, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी से पता चलेगा। और कंपैरेटिव स्टडी कब होगा, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, और जैसे ही आपने कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट कर लिया वैसे ही आप अपने डिसीजन अच्छे से यानी कि प्रॉपर्ली ले पाओगे। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन एंड अदर डिसीजन, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल फॉर्मेट है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस, जहां जहां जिसके फायदे हैं वहां वहां उसके नुकसान भी तो है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर जो है उसके फायदे ही फायदे हो, नहीं, नुकसान भी होते हैं। तो क्या अकाउंटिंग इज नॉट अ प्रिसाइज, एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों एग्जैक्ट नहीं होते बताता हूं। हमने कंजर्वेटिज्म पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि अगर आपके फ्यूचर लॉस आप अभी से एस्टिमेट कर पाओगे तो उसका रिकॉर्डिंग अभी से करो। लॉस हुआ ना ना ना, लॉस तो नहीं हुआ, फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, फिर भी प्रोविजन बना लिया, तो ये हो गया ना, एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी क्या किया, रिकॉर्ड तो किया। अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट, ठीक है, ये भी बात है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होते, कुछ होते हैं ताकि वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सके, टैक्स लायबिलिटी कम कर सके, अपना टैक्स कम कर सके, ठीक है। कभी कभी कोई अपना बैलेंस शीट अच्छा दिखाने के लिए ये अनफेयर प्रैक्टिस यूज करता है, तो ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स। सही तो बात है, मैंने 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख में, आज उसकी कीमत है अराउंड 40 लाख रुपए, फिर भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए ही शो कर रही है, तो क्या हुआ। और हाँ, लिया तो है और डेप्रिसिएशन भी तो देंगे, ठीक है, तो वैल्यू ऐसे ही हमारी कम हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलती, मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं चलती है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड जो है वो आउटडेटेड लगते हैं और हमारी वैल्यू कम लगती है, मार्केट वैल्यू हमारी कम हो जाती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स assets at their historical cost less depreciation. It does not reflect their current market value. प्रॉब्लम यहीं पे है। थर्ड पॉइंट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। वही तो मैंने कहा कि भाई 10 साल पहले मेरी बिल्डिंग की कीमत 10 लाख रुपए थी, आज 40 लाख रुपए है, तो मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 40 लाख रुपए दिखाने चाहिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करके मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन नहीं, हम नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर्ड। वही तो बात है, मैंने वही तो कहा आपको।
4th पॉइंट, इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सही तो बात है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, it ignore the qualitative aspect. For example, accounting of human efforts cannot be possible to record in the terms of money. भाई एक एम्प्लॉय कंपनी में कितनी शिद्दत से काम कर रहा है और कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, आप उसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते। वही तो बात है, आज अगर कंपनी सही से चल रही है तो उस एम्प्लॉय की ईमानदारी और उसकी मेहनत से चल रही है, तो क्या वो वैल्यूएबल नहीं है? सही तो है, वो वैल्यूएबल है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का। वो सिर्फ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। 5th पॉइंट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है खराब सिचुएशन को बहुत अच्छा दिखाना। ठीक है, आप क्या करते हो, पहले हम पढ़ते हैं फिर मैं समझाता हूं क्या करते हो। विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन। भाई मेरी एक्चुअल पोजीशन बहुत खराब है, लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट को इतना अच्छा दिखाता हूं ताकि दूसरों को लगे कि नहीं, ये जिसका भी बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, शोइंग बैड सिचुएशन एज गुड सिचुएशन बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। सही तो बात है, क्यों ऐसा करता है? ताकि वो मोर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और कोई नहीं। 6th पॉइंट, लास्ट वन, अफेक्टेड बाय सीक्रेट रिजर्व। हमने विंडो ड्रेसिंग पढ़ा, ये उसी का ऑपोजिट वर्जन है। अगर आप गलत सिचुएशन को बहुत अच्छा दिखाओगे तो सीक्रेट रिजर्व में आप बहुत अच्छी सिचुएशन को बहुत खराब दिखाओगे। वही ये लिखा हुआ, सीक्रेट रिजर्व मींस एन अमाउंट बाय विच स्टेटेड नेटवर्थ इज रिड्यूस्ड बाय अंडरस्टेटमेंट ऑफ असेट्स और असेट्स वैल्यू और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। भाई मैं अपने कंपनी में ऐसा दिखाऊंगा कि भाई मेरी एसेट्स की वैल्यू बहुत कम है और मेरी कंपनी में उधार बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा? लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों दिखा रहा हो? ताकि आप अपना प्रॉफिट कम कर सको, ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स वाले उंगली ना उठा सके। उनको ऐसा लगे कि नहीं, ये तो बेचारी कंपनी जो है बहुत घाटे में चल रही है, तो इससे हम क्या टैक्स कलेक्ट करें, तो कि ये गलत बात है। ठीक है, तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स। तो ये है हमारे लिमिटेशंस चार्ट फॉर्म में। अब आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैं कब से आपको एक वर्ड कहे जा रहा हूं, कौन सा? स्टेक होल्डर। कौन? स्टेक होल्डर। हु आर द स्टेक होल्डर्स? तो यही तो है सारे स्टेक होल्डर्स। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड है। स्टेक holders are those parties or those person who are directly or indirectly connected with the business of the organization. First one, internal user और है external user. Internal user में भी there are 3 category and in external users there are 6 bifurcations. सबसे पहले इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब अंदर के लोग, कंपनी के अंदर के लोग, बिजनेस के अंदर के लोग। सबसे पहला ओनर्स, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा एम्प्लॉय। अरे ओनर वो होता है जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ रहता है। मैनेजमेंट वो होता है जो कंपनी को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और एम्प्लॉय वो होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, ओनर्स। Owner contributes capital in the business and thus they are exposed to maximum risks. So they are always interested in safety of their capital. अरे मैंने जितना रुपए बिजनेस करने में डाला है, क्या मैंने रिस्क सही लिया है कि गलत लिया है? उस रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और कब इवेल्युएट कर पाओगे? जब आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैनेजमेंट, अरे जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, सिंक्रोनाइज मैनर में उसको यूज कर मतलब संभाल रहे,
वो मैनेजमेंट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। सही तो बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा तभी तो बिजनेस के डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज कैसे ले पाओगे। एम्प्लॉय आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द लायबिलिटी टू assess the ability of the business to pay higher wages and bonus। अरे एम्प्लॉय को जरूरत क्यों है भाई? एम्प्लॉय तो ऐसा है नहीं कि जो भाई तेरे 10,000 रुपए महीने के फिक्स हो गए तो तू सालों साल तक 10,000 पे ही काम करता रहेगा। नहीं, मुझे चाहिए इंक्रीमेंट। अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा है तो एम्प्लॉय को क्या भरोसा दिलाएगा मैनेजमेंट कि हाँ मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा? नहीं। अगर फाइनेंशियल डेटा ही अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉय सोचेगा कि मेरा यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, मुझे अभी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ये थे इंटरनल यूजर्स जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर। अरे कंपनी के अंदर के लोग नहीं है ये लोग, ये तो बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, फिर भी ये हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सा? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर और कंज्यूमर्स। बैंक एंड फाइनेंशियल, भाई बिजनेस ने लोन लेके रखी है, अब बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, then bank will analyze its day-to-day affairs and financial data so that bank and financial institutions ensure their recovery of loan। ठीक है, समझाता हूं क्या बोला। Bank and financial institution provide loan to business, so they are interested in financial information to ensure the safety and the recovery of the loan। वही तो मैंने कहा कि भाई लोन तो दे दिया, अब मेरी रिकवरी कैसे होगी? अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी तो वो रीपेमेंट कर पाएगा, अदरवाइज बिजनेस कैसे रीपेमेंट करेगा? तो इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बैंक को इंपॉर्टेंट है। देन इन्वेस्टर्स आर interested to know the earning capacity of business and safety of the investment। पर मैंने इस बिजनेस में पैसा तो डाला है, तो क्या सही डाला है या गलत डाला है? अगर देखो बिजनेस ऐसे से ग्रोथ नहीं कर रहा होगा तो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेगा, अदरवाइज प्रॉफिट कमा रहा है देन जैसे इन्वेस्टमेंट किया है वो वैसे ही कंटिन्यू रखेगा। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स। अरे मैंने इस बिजनेस को उधार में सामान बेचा है, ठीक है, मैंने इसको 3-4 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, क्या ये मुझे वापस पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स को भी जरूरी है। क्रेडिटर्स प्रोवाइड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द कंपनी, सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू ascertain द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी और अ फर्म। गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, कभी गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियां चलाती है, तो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो एनालाइज कर सके कि सही में मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा, मतलब ये जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है वो सही किया है कि गलत किया है, और क्या कंपनी ने जो पैसा जो टैक्स पे किया है वो सही तरीके से पे किया है या गलत तरीके से पे किया है? तो कहां से पता चलेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। फिफ्थ पॉइंट, रिसर्चर। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा बनाते हैं, तो डेटा बनाने के लिए भी फाइनेंशियल डेटा चाहिए, तो रिसर्चर भी इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड होते हैं और उनको फाइनेंशियल डेटा करके वो अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, रिसर्च कर सके और नए नए मेथड्स इवेल्युएट कर सके। देन कंज्यूमर्स, they requires accounting information for establishing good accounting control which will reduce the cost of production। ठीक है, कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पार्टी, ये जो कंज्यूमर पार्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज के लिए। कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर भी होते हैं जो कंपनी पे
बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है। और उनके फाइनेंशियल डेटा से उनको पता चलता है कि कंपनी और कौन से प्रोडक्ट बना रही है और उनका बिजनेस कहां तक फैला हुआ है, और वो जिस कंपनी पे इतना भरोसा करते हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, ठीक है। ये है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चार्ट फॉर्म में है, कभी भी पढ़ सकते हो। मैनेजमेंट का मैं थोड़ा बताना भूल गया, ठीक है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, ठीक है। टॉप लेवल यानी कि जो सीईओ, एमडीज होते हैं, सीएफओज होते हैं, वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिसका काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग का होता है। मिडल लेवल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, ये सब क्या हो गए मिडल लेवल, ठीक है। बॉटम लेवल में कौन आता है, सुपरवाइजर्स, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है, जो जैसे कि कोई फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, गोडाउन का सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर हो गए, तो ये सब कहां पे आते हैं, बॉटम लेवल में आते हैं, ठीक है। देन फॉर द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव 4 है। क्वालिटेटिव का मतलब एट्रीब्यूट्स, ठीक है, विच एनहेंस इज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। क्यों ये पढ़ना जरूरी है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए और उसका यूजफुलनेस बढ़ जाए। सबसे पहला रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद। रिलायंस का नाम सुना होगा, रिलायंस का मतलब क्या होता है, भरोसा। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी कैसी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। Reliability implies that information must be free from material error and personal biasness। वही तो बात है भाई, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना रहा है उसमें अपना खुद का ऑब्जेक्टिव नहीं डालना चाहिए, वहां पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव लेके हमें अकाउंटिंग करना चाहिए, ठीक है। और कुछ गलत हमने मिसस्टेटेड ना किया हो। सेकंड रेलिवेंस, जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बिजनेस से रेलिवेंट करती है, तभी तो हम उसमें लिखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो यूजर है, ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है, वो जब डिसीजन लेगा तो उसका डायरेक्शन जो रहेगा थिंकिंग का, वो रेलिवेंस होना चाहिए बिजनेस के टूवर्ड्स, जो उसमें बैलेंस शीट और पीएनएल में स्टेटेड किया हुआ, दिया हुआ, ताकि वो जो डिसीजन ले सके इन फेवर कंडीशंस। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी आपने स्टेट किया है, मतलब लिखा हुआ है, दिखाया है इसमें फाइनेंशियल डेटा में, वो समझने लायक होने चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ वे मैनर दैट दिस आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, सब इजीली समझ में आना चाहिए। कंपेरेबिलिटी बोथ इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म। इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द फॉर्म, और इंटरफॉर्म का मतलब होता है विद अदर फॉर्म्स, ठीक है। सिर्फ ए लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सालों से बिजनेस कर रही है, तो वो अपने फाइनेंशियल डेटा को प्रीवियस डेटा से कंपेयर करेगी, इसको बोलते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। और इंटरफॉर्म कंपैरिजन मतलब इंडस्ट्री में 2 कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल डेटा बी लिमिटेड के कंपनी के फाइनेंशियल डेटा से कंपेयर करती है, तो ये हुआ इंटरफॉर्म कंपैरिजन। मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इफ यू हैव एनी डाउट वॉट एवर टॉपिक्स डिस्कस इन दिस वीडियो, देन फ्री टू टेल मी, कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स and subscribe the channel, share this video to your friends and others, relative, and like the video. Till that, have a nice day, take care, thank you.